आज हम बीपीएससी टीआरई 4 कक्षा 9-10 हेतु सामाजिक विज्ञान के 13 सेट इतिहास है, उसमें हम सेट नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। सेट नंबर कौन सा? 7 के हिस्ट्री प्रश्नों को, 7 के इतिहास के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 71 है, इनाम गांव पुरातात्विक स्थल से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। मतलब कह रहा है इमाम गांव में पुरातात्विक जो स्थल है वो नीचे ऑप्शन उसमें क्या क्या सही है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। इमाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। हाँ, ये सही है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। हाँ, ये भी सही है। उत्तर हड़प्पा स्थल है। हाँ, ये भी सही है। तो इसमें से हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। इमाम गांव पुरातात्विक स्थल से संबंधित सही तथ्य की पहचान उपयुक्त में से एक से अधिक है। प्रश्न संख्या 72 है, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल ये जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। तो बुर्ज होम से ही माली के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला था। बुर्ज होम से ही माली के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था। प्रश्न संख्या 73 है, निम्न में कौन सही तथ्य है? तो इसमें मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाखदत्त है। हाँ, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक मौर्य इतिहास से संबंधित है। हाँ, ये भी सही है। देवी चंद्र गुप्तम पुस्तक के लेखक विशाखदत्त है। हाँ, ये भी सही है। देवी चंद्र गुप्तम पुस्तक गुप्त काल से संबंधित है। हाँ, देवी चंद्र गुप्तम जो पुस्तक है वह किससे संबंधित है? गुप्त काल से ही संबंधित है। इसलिए यह चारों सही है। हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये 73 नंबर का डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया था? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया था? पालीब्रोथा। क्या नाम दिया था? पालीब्रोथा नाम दिया था। पालीब्रोथा का अर्थ क्या होता है? तो द्वारों वाला नगर। पालीब्रोथा का क्या अर्थ होता है? द्वारों वाला नगर। द्वारों वाला नगर। प्रश्न संख्या 75 है, अशोक के अभिलेख में उल्लेखित पश्चिमी प्रांत की राजधानी निम्न में से कौन थी? अशोक के अभिलेख में जो उल्लेखित पश्चिमी प्रांत था उसकी राजधानी उज्जैनी थी। पश्चिमी प्रांत की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। प्रश्न संख्या 76 है, 1545 ईस्वी में शेर शाह निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा था? तो 1545 ईस्वी में शेर शाह कालिंजर का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध। कालिंजर के युद्ध, कलिंग के शासक उस समय कौन थे? कीरत सिंह थे। कालिंजर का युद्ध जब लड़ा था तो उस समय कलिंग के शासक कौन थे? कीरत सिंह। कीरत सिंह थे। कौन थे? कीरत सिंह थे। सबसे पहले तो जब वह 1540 में शेर शाह ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसके बाद फिर 1541 में बंगाल विजय किया, फिर 1542 में मालवा विजय किया और फिर 1543 में रायसीन विजय किया। उसके बाद 1545 में जब वह कालिंजर का युद्ध किया तो उसी में वह घायल हो गया। उसके बाद 45 में ही कालिंजर युद्ध के बाद उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? शेर शाह की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 77 है, दक्षिण भारत में मदुरई के सल्तनत साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुआ था? तो मदुरई की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। तो इसमें है नहीं, जलालुद्दीन अलाउद्दीन नहीं, तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 78 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी? तो किसके पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी? तो फिरोज शाह तुगलक के पास। फिरोज शाह तुगलक के पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी। दास के लिए ही फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान दासों को देखभाल करने के लिए बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान दासों को देखभाल करने के लिए ही बनाया था। प्रश्न संख्या 79 है, सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक चंचनामा के रचयिता निम्न में से कौन है? तो चंचनामा के रचयिता कौन है? अली अहमद है। चंचनामा के रचयिता कौन है? अली अहमद। चंचनामा के रचयिता कौन है? अली अहमद है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 80 नंबर प्रश्न है,
भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क निम्न में से कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? सुबुक्तगिन था। कौन था? सुबुक्तगिन था, जो कि महमूद गजनवी का पिता था। इसके पिता थे, इसके पिता मोहम्मद गजनवी के पिता थे। सुबुक्तगिन कौन था? मोहम्मद गजनवी का पिता। प्रश्न संख्या 81 है, मौर्य काल में उपधा परीक्षण क्या था? तो मौर्य काल में उपधा परीक्षण जो था वह क्या था? उपयुक्त में से कोई नहीं। सम्राट सुरक्षा का औचक निरीक्षक था? नहीं। बाजारों का सही मापतौल? ये भी नहीं। पुरुषों की दशा किससे संबंधित था? नहीं। यह जो था उच्च पदों के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव करता था। इस प्रक्रिया को क्या कहते थे? उपधा परीक्षक। तो ये हो जाएगा ई। उपधा परीक्षक क्या था? तो उच्च प्रक्रिया, ये जिस प्रक्रिया के लिए उच्च पद के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव करना। क्या था? उच्च पदों के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव करना। उच्च पदों के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव करना ही उपधा परीक्षण कहलाता था। उच्च पदों के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव करना ही क्या कहलाता था? उपधा परीक्षण कहलाता था। प्रश्न संख्या 82 है, गुप्त प्रशासन में महाबलाधिकृत ये पद निम्न में से क्या है? महाबलाधिकृत गुप्त प्रशासन में क्या था? तो सेना प्रमुख था। महाबलाधिकृत गुप्त शासन में किसे बोला जाता था? तो सेना के प्रमुख को बोला जाता था। किसे बोला जाता था? सेना के प्रमुख को बोला जाता था। प्रश्न संख्या 83 है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वह अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। कौन से धर्म का? जैन धर्म का। उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपनी प्राण त्याग दिया। कौन सी विधि से? संलेखना विधि से। जैन धर्म के हिसाब से उन्होंने अंतिम चरण में संलेखना विधि से श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अपना प्राण त्याग दिया। 84 नंबर प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों में से सबसे पहले किसका शासन रहा? तो दिल्ली पर शासन करने वाले सबसे पहले तोमर वंश का शासन रहा। सबसे पहले कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया? तोमर वंश। तोमर वंश का जो राजा थे अनंगपाल, इसके संस्थापक थे। तोमर वंश के जो राजा थे अनंगपाल, जो कि तोमर वंश के संस्थापक थे। यह 11वीं सदी में किया। तोमर वंश कब दिल्ली पर अपना गद्दी जमाया? तो 11वीं सदी में। किस सदी में? 11वीं सदी में। 85 नंबर प्रश्न है, गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था? तो गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था? सिकंदर लोदी ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था? सिकंदर लोदी ने। गज ए सिकंदरी था क्या? तो एक भूमि माप का एक पैमाना था। गज ए सिकंदरी क्या था? भूमि माप का एक पैमाना था। गज ए सिकंदरी क्या था? भूमि नाप का एक पैमाना था। प्रश्न संख्या 86 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। प्रश्न संख्या 87 है, बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेजों के हाथ कब हुई थी? तो बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेजों के हाथ मार्च 1900 में हुई थी। मार्च 1900 में हुई थी। कब हुई थी? मार्च 1900 में हुई थी। प्रश्न संख्या 88 है, यूरोप में हुआ प्रसिद्ध क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था वह 1853 से 56 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 से 56 में। यूरोप में हुआ प्रसिद्ध क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 1856 में हुआ था। 89 नंबर प्रश्न है, रक्त और लौह नीति निम्न में से किस यूरोपीय नेता का था? तो बिस्मार्क का था। रक्त और लौह की जो नीति थी वह किस यूरोपीय नेता का था? तो बिस्मार्क। किस यूरोपीय नेता का था? बिस्मार्क का। और भारत में बलबन का था। भारत में किसका था? बलबन का था। 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में से रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? तो मुक्तिदाता जार किसे कहा जाता है? जार अलेक्जेंडर द्वितीय को कहा जाता है। मुक्तिदाता जार किसे कहा जाता है? जार अलेक्जेंडर द्वितीय को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 91 है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों में कौन पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र थे? तो कौन? देवी पद चौधरी। ये जो थे पटना के मिलर स्कूल के छात्र थे। देवी पद चौधरी जो थे वे कहाँ के छात्र थे? पटना के मिलर स्कूल के छात्र थे। प्रश्न संख्या 92 है, राजा पूरनमल बिहार के किस रियासत के एक प्रमुख शासक थे?
तो राजा पूरनमल जो थे वह गिद्धौर रियासत के एक प्रमुख शासक थे। राजा पूरनमल कहाँ के प्रमुख शासक थे? गिद्धौर के एक प्रमुख शासक थे। प्रश्न संख्या 93 है, बेदरा का युद्ध 1759 निम्न में से किसके बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 94 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल पुलिस गोलीकांड से कहाँ शहीद हुए थे? तो यह गया में शहीद हुए थे। श्याम बिहारी लाल पुलिस की गोली से कहाँ शहीद हुए थे? गया में। श्याम बिहारी लाल पुलिस की गोली से कहाँ शहीद हुए थे? गया में शहीद हुए थे। 95 नंबर प्रश्न है, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का गठन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया था। कब किया गया था? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, 1913 में। प्रश्न संख्या 96 है, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्न में से कौन तथ्य सही है? तो राजा राम मोहन राय जन्म 1772 ईस्वी में हुगली जिला के राधानगर में हुआ था, ये सही है। मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था, ये भी सही है। राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 97 है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे? तो 1992 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने, 1892 में। कब? 1892 में वह किसके लिए चुने गए थे? ब्रिटिश संसद के लिए। प्रश्न संख्या 98 है, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के महादेव गोविंद रनाडे और महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न संख्या 99 है, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान उपस्थित था? 1813 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित क्या? तो भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपया का प्रावधान उपस्थित था, ये सही है। अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा के नियामक संस्था का प्रावधान उपस्थित था, नहीं, ये गलत है। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान, नहीं, ये भी गलत है। 1813 में क्या था? भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपया का प्रावधान उपस्थित था। प्रश्न संख्या 100 है, शिक्षा क्षेत्र की सार्जेंट योजना किस वर्ष की थी? तो 1944 की थी। सार्जेंट योजना जो शिक्षा क्षेत्र में आया था वह किस वर्ष आया था? 1944 में आया था। प्रश्न संख्या 101 है, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अफीम युद्ध सितंबर 1839 में हुआ था। 1839 में हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 102 है, विश्व इतिहास में म्यूनिख सम्मेलन कब का है? विश्व इतिहास में जो म्यूनिख सम्मेलन हुआ था वह 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। विश्व इतिहास में म्यूनिख सम्मेलन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। 103 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सही है? तो यह डॉक्टर सनायत सेन, चीन का राष्ट्रवादी नेता, सही युग में सही है, ये नहीं होगा, ये सही है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, टर्की का आधुनिक नेता, ये भी सही है। रजा शाह पहलवी, ईरान का सुधारवादी नेता, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 104 नंबर प्रश्न है, वाशी गठन सम्मेलन 1921-22 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? वाशी गठन जो सम्मेलन था वह मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? तो पूर्वी एशिया की राजनीति से। किससे संबंधित था? पूर्वी एशिया की राजनीति से संबंधित था। प्रश्न संख्या 105 है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में निम्नलिखित में से किस अवधि में विश्वव्यापी मंदी रहा? तो विश्वव्यापी मंदी कब था? तो 1929 से 20वीं सदी में बोल रहा है, तो 1929 से 1933 तक। विश्वव्यापी मंदी कब था? 1929 से 1933 तक था। 106 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना था। प्रश्न संख्या 108 है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित? सांविधानिक राजतंत्र स्थापित की गई। मतलब सांविधानिक राजतंत्र
राजा भी था पर संविधान से चलाने वाला। संविधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। 108 प्रश्न नंबर है, स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था है? तो स्टेटस जनरल प्रतिनिधियों की संस्था थी। किसकी? कुलीनों की, पादरियों की, सैनिकों की नहीं, प्रतिनिधियों की संस्था थी। स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था थी? प्रतिनिधियों की संस्था थी। प्रश्न संख्या 109 है, निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? तो यहाँ हो जाएगा, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। पादरी राज्य को कर देते थे तो पादरी थोड़ी देता, वो तो लेता था। बर्जुआ वर्ग कर नहीं देता था, बर्जुआ वर्ग पादरी को कर्ज देता था। कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। हाँ, ये सही है, टैक्स वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। प्रश्न संख्या 110 है, गुप्त संधियाँ क्या है? गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने अपनाई। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने अपनाई। डेट्स